सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएनएम फर्स्ट ईयर हेल्थ प्रमोशन में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये है हमारी एग्ज़ाम सीरीज। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड में कर चुकी हूँ और उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आज की ये वीडियो आप देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेन करूँगी अच्छे तरीके से। और बिल्कुल इसी तरीके से भी अगर आप कॉपी लिख देंगे तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम आ चुका है तो मैं पहले ही बता दूं कि एग्ज़ाम टाइम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देखना चाहिए, तो बस मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आई हूं, बाकी इधर उधर की कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। राइट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्थ पर्सन। तो देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, सबसे पहले समझते हैं, वह अपने दैनिक कार्यों को अच्छे तरीके से कर सकता है, वह अपनी जितनी भी उसके अंदर क्षमताएं होती हैं उन सबको जानता है। तो ये सब होती हैं एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। तो मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान उस प्रक्रिया का एक शास्त्र अथवा विज्ञान है जो मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है तथा व्याधियों के निरोध का उपाय बतलाता है। मानसिक स्वास्थ्य की प्रक्रिया जो होती है वो आजीवन चलती रहती है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य, अगर आप मानसिक तरीके से जो भी आपका दिमाग होता है, देखिए आप बचपन से लेकर मृत्यु तक आपका जो है दिमाग चलता रहता है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सचेष्ट बनाया जाता है। मतलब चेष्टता की क्षमता, ये सब उसके अंतर्गत होती है। यह मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्ति के साधन तथा उपाय प्रदान करता है। तो सीधा साधा मतलब यही है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है वो मानसिक को स्वास्थ्य और व्याधियों के निरोध इन सब का उपाय बतलाता है और स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ बनाए रखता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं जो होती हैं वो है कि देखिए, आप अगर ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे कि भावनात्मक स्थिरता, तो उसमें क्या होता है कि सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं जो होती हैं उनको संतुलित रूप से संभालना। जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि जो हमारे अंदर भी कुछ कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं कि हम किसी को कुछ देख लेते हैं, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो मन करता है बस उसका आज ही हम कत्ल कर दें। लेकिन फिर क्या होता है, हमारे पास दिमाग रहता है तो हम उससे सोचते हैं कि नहीं, ये करना सही नहीं है इतनी छोटी बात में। लेकिन जो वहीं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता, उसके दिमाग में अगर आ गया हाँ ये मेरे साथ गलत किए हैं, इनको मुझे मारना है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर मारने के लिए तैयार हो जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि हाँ ये इतनी छोटी सी बात है, मुझे नहीं मारना चाहिए। तो यही सब होती है भावनात्मक स्थिरता। मतलब आप जो सकारात्मक दृष्टिकोण और नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं उनमें आप संतुलन कर पाते हैं। आत्म मूल्यांकन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने गुणों और सीमाओं का सही मूल्यांकन कर सकता है और वह अपने दोषों को स्वयं ही मान लेता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। वह अपने ऊपर नज़र रखता है ताकि अपनी प्रवृत्तियों को जानता रहे और उनको सही दिशा में मोड़ दे सके। वह आत्म अवलोकन करता है ताकि अपनी उलझनों और पूर्वधारणाओं की कठिनाइयों आदि का विश्लेषण कर सके। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, जैसे कि आप रहते हैं तो आप अगर एएनएम कर रही हैं आप, तो अभी आपसे कोई कहे कि हाँ एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे दो, तो आपको खुद पता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे सकती हूँ, नीट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ कि नहीं। जैसे कि हम लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं तो इतनी चीज़ें तो इतना तो पता ही रहता है कि हम किस एग्ज़ाम में अगर ये एग्ज़ाम देंगे तो मेरा निकलेगा या नहीं। अगर हम इससे ज़्यादा कोई मुझसे कहे कि चलो तुम आईएएस का एग्ज़ाम दे दो, ना तैयारी रहे ना कुछ रहे, तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं रहेगा वो कहेगा हाँ हाँ हम निकाल लेंगे। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहेगा उसको पता रहेगा कि जब मेरी तैयारी ही नहीं है तो क्या ही निकलेगा। तो वो अपने अंदर की क्षमताओं को जानता है। और जैसे कि कुछ भी हम लोगों से गलती होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुरंत सॉरी बोल देते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं होते हैं उनको अपनी कोई गलती पता ही नहीं लगती। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं सब कुछ सही है, तो इस वजह से उनके अंदर वो आत्म अवलोकन भी नहीं कर पाते कि हमने क्या गलत किया है। तो ये सब चीज़ें होती हैं आत्म मूल्यांकन के अंतर्गत। आत्मविश्वास क्या होता है, तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें पर्याप्त आत्मविश्वास होता है। यह जीवन की संघर्षमयी परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता।
है और उन परिस्थितियों को पूर्ण विश्वास के साथ सामना करता है और विजय प्राप्त करता है। जैसे कि क्या होता है, आप अपने आसपास ही देखते होंगे, किसी का अगर किसी के घर चोरी हो गई मान लीजिए, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर इतना पेशेंस रहता है कि वो उसको हैंडल करने का उनके पास बहुत अच्छा तरीका रहता है। और कोई कोई लोग रहते हैं, अगर उनका 10 रुपए का भी सामान चोरी हो गया तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे जैसे कि उनका पूरा घर ही लुट गया। मतलब वो अपने अंदर धैर्य नहीं, मतलब उनका धैर्य जो है ना, पेशेंस लेवल बहुत कम है। तो यही सब होता है, आत्मविश्वास के अंतर्गत आता है। तनाव प्रबंधन क्या होता है कि तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत और संयमित रहें। मतलब कोई भी ऐसी स्ट्रेस वाली, जैसे कि अगर मान लो किसी का एग्जाम नहीं निकला या फिर किसी के घर में कोई डेथ हो गया, तो भी ऐसा नहीं है कि एकदम चिल्लाने लगे, पटकने लगे। तो वो शांत रहते हैं, संयमित रहते हैं और एक अच्छी स्थिति आने का इंतजार करते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। वास्तविकता, आत्म संप्रत्यय। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के वास्तविक आत्म प्रत्यय और आदर्श में अधिक अंतर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति जीवन में शांत और संतुष्ट, सुखी व सक्रिय होते हैं। तो वही मतलब है। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहते हैं वे अपने परिवेश में समायोजन करते हैं, लोगों के साथ समायोजित रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी। अब परिपक्वता, जैसे कि बौद्धिकता तथा संवेगात्मक परिपक्वता मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेष पहचान होती है। परिपक्व मस्तिष्क वाला व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है और जिम्मेदारी से व्यवहार को करता है, अपने विचारों को मतलब सही रूप से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर अपशिष्ट निपटान की विधियों का वर्णन करें। मतलब जो मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑन लार्ज स्केल। तो बड़े पैमाने पर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कई तरीके का उपयोग किया जाता है। ये तरीके न केवल अपशिष्ट का निपटान में मदद करते हैं बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब जो वेस्ट डिस्पोजल होता है, उनको सबसे मतलब उनका करने का उद्देश्य यही रहता है कि जो पर्यावरण हो वो स्वच्छ और सुरक्षित हो और उनका जो भी वेस्ट है वो भी अच्छे तरीके से उनका निपटान हो जाए। सबसे पहला आता है कि भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में क्या होता है, जिसको इंसरेशन कहते हैं। ये होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट को जलाकर नष्ट किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे जो भी वेस्ट होता है उसको जला दिया जाता है। और यह तरीका विशेष रूप से चिकित्सा अपशिष्ट और अन्य खतरनाक पदार्थों के लिए उपयुक्त होता है। भस्मीकरण से अपशिष्ट की मात्रा कम होती है और इससे ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। तो भस्मीकरण इंसर्शन ये हो गया। भूमिगत निपटान, जिसको कि लैंड फिलिंग कहते हैं। तो भूमिगत निपटान के अपशिष्ट को एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए क्षेत्र में जमीन के नीचे दबा दिया जाता है और यह तरीका अपशिष्ट प्रबंधन का एक आम तरीका होता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है और इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे कि आप ऐसा नहीं, जो भूमिगत निपटान है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप खेत वगैरह के एरिया में अगर कुछ भी निपटान करेंगे तो उससे खेती भी नहीं होगी अच्छे तरीके से, या फिर आप किसी ऐसे जगह भूमिगत निपटान करेंगे जहाँ किसी व्यक्ति का घर वगैरह बनना होगा, तो फिर जब वो घर बनेगा तो फिर वो सब चीज़ें उसके लिए खतरनाक रहेंगी। तो ये होता है भूमिगत निपटान जो होता है, इस वजह से उसमें गड्ढे मतलब बनाकर उसमें सारे सामान को डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। ये होता है भूमिगत निपटान। रिसाइकलिंग क्या होता है, तो रिसाइकलिंग जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पुनर्विनय, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो भी चीज़ें रहती हैं उनका फिर से यूज करने के लिए, जैसे कि अगर कुछ भी चीज़ें हैं प्लास्टिक की हैं, कुछ किसी भी चीज़ की हैं, तो उनको फिर से इस तरीके से दूसरे रूप में डिजाइन करके फिर से उनका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कंपोस्टिंग क्या होता है, तो यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें जैविक अवशिष्ट जैसे कि खाद्य अपशिष्ट और पत्तियों को मिट्टी में बदल दिया जाता है। यह तरीका मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है और अवशिष्ट को कम करने में भी सहायक होता है। तो कंपोस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी जैविक पदार्थ अपशिष्ट होते हैं, उनको मतलब खाद के रूप में हम कह सकते हैं कि खाद के रूप में बनाकर और यूज करना। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पोषण के बारे में लिखिए। मतलब जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से पोषण वगैरह देना चाहिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे कि फल हो गया, सब्जियां, डेयरी मतलब दूध के प्रोडक्ट हो गए, अनाज हो गए, अंडे और बीन्स, इन सबको शामिल करना चाहिए। फल और सब्जियों में जैसे कि ऊर्जा, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और पानी प्रदान करें। स्टार्च युक्त जो सब्जियां जैसे कि शकरकंद हो गई, मक्का हो गई और गाजर और सामान्य आलू
जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं, तो इनको भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके खाने में शामिल करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में हो गया कि दूध और दूध से जितने भी बने प्रोटीन मतलब उत्पाद हैं, तो उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कैल्शियम ये सब चीज़ें मिलती हैं। अनाज जैसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट प्रदान करे जो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। अनाज युक्त खाद्य पदार्थों जैसे गेहूँ हो गया, ज्वार हो गया, चावल, बाजरा, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो उनके अनाज में शामिल करना चाहिए। इससे थायमीन और लौह, नियासिन, राइबोफ्लेविन इन सब की कमी नहीं होती है। और गेहूँ और चावल में इनकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो इनकी नियमित प्रयोग से रक्त का निर्माण और शारीरिक वृद्धि ये सब होता है। और अंडे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो बच्चे होते हैं सभी आयु के लिए एक पौष्टिक भोजन है अंडा। और अंडे जो होते हैं वो प्रोटीन, विटामिन और सेलेनियम का एक अच्छा स्रोत होता है। तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए चार्ट है, तो कुल ऊर्जा की उनकी कितनी आवश्यकता होती है। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको टोटल एनर्जी 1350 चाहिए एक दिन में। और प्रोटीन से जिसमें कि 20 ग्राम प्रति डे प्रोटीन लेना है और वसा को भी 25 ग्राम पर डे लेना है। वहीं थायमीन हो गया जो इसको विटामिन B1 कहते हैं, तो 0.7 mg पर डे लेना है। राइबोफ्लेविन 0.8 mg, नियासिन 11 mg, पायरिडॉक्सिन 0.9 mg। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो 40 mg एक दिन में 40 mg लेना है। फॉलिक अम्ल 100 म्यू पर डे और साइनोकोबालिम भी 0.2 से 1 तक लेना है। तो ये जब जो चीज़ें होती हैं इनको लेना है आपको, इससे आप मतलब आपको नहीं आपके बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म स्वच्छता पर लिखे। तो मासिक धर्म जो होता है संपूर्ण विश्व में महिला सशक्तिकरण एवं कल्याण मुख्य रूप से मासिक धर्म स्वच्छता पर आधारित होता है। हालांकि जो सैनिटरी पैड्स एवं उचित शौचालय आवश्यक होते हैं इसके लिए, और यह एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि यह महिला के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें जो सम्मान के साथ उनके मासिक धर्म को संभालने की क्षमता का समर्थन करता है। जैसे कि जो क्या होता है कि आप लोग देखते रहेंगे पहले के ज़माने के लोग जो होते हैं जब किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उनको ऐसा मानते हैं कि ये अछूत हैं, इनको एक रूम में कोठरी में बंद कर दो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक महिला को कहीं ना कहीं भावनात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा हेट करती हैं। और बहुत लोग घर में भी ऊंच नीच का थोड़ा भावना करते हैं कि अरे इनको ये आया है वो आया है तो इतने दूरी बना कर रखो। तो उससे इधर तो पेन भी होता रहता है, दूसरे तरफ भावनात्मक सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मासिक धर्म स्वच्छता में थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। और ये जो डे है इसी में जागरूकता फैलाने के लिए 28 मई को मनाया जाता है। तो बनाए रखने के क्या क्या उपाय होते हैं, तो आपको भी पता है कि लड़कियों को दिन में न्यूनतम एक बार स्नान, मतलब स्नान तो करना ही करना है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, करना चाहिए। और उचित गुणवत्ता वाले जो पैड्स होते हैं उनका यूज करना चाहिए और उनको टाइमली चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ एक ही यूज करें 12 घंटे 24 घंटे तक चले। फिर उन्हें साफ अंतर वस्त्र पहननी चाहिए और उसे प्रतिदिन बदलना चाहिए। और ऐसे कपड़े, गंदे कपड़े वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। जो भी जेनाइटल एरिया है उनको जो है साफ़ करना चाहिए, सदैव आगे से पीछे की ओर करना चाहिए। फिर जो वजाइना की जलन से बचने के लिए प्रत्येक सफाई के बाद इसे सही से सुखाया जाना चाहिए। और जो नैपकिन्स होते हैं उनको पहनने से पूर्व जो वजाइना होता है उसको साफ़ करना है। और जेनाइटल एरिया को सूखा रखने के लिए एंटीसेप्टिक जो पाउडर आता है उसका भी यूज करना है। संक्रमण से बचाव के लिए इन्हें 6 घंटे में बदलना चाहिए। और स्वच्छता जैसे कि पैड हो गया, टैम्पोन, ये सब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कप को बदलने के बाद हाथों को गर्म पानी से अच्छे तरीके से धोना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमा का वर्गीकरण। तो एनीमा क्या होता है? तो एनीमा जो होता है, आप सुन लीजिए, एनीमा जो होता है जब किसी भी व्यक्ति को एक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो एनीमा दिया जाता है। एनीमा से क्या होता है कि जो उसका स्टूल होता है थोड़ा लूज हो जाता है जिसकी वजह से उसका स्टूल ईजिली पास आउट हो जाता है। तो एनीमा जो होता है द्रव के मलाशयी इंजेक्शन है जो आंत्र खाली करने के लिए शोधन या उत्तेजित करते हैं। इनका उपयोग पुरानी कब्ज के उपचार के लिए किया जाता है तथा व्यक्तियों को कुछ चिकित्सकीय परीक्षण और सर्जरी के लिए भी तैयार किया जाता है। तो एनीमिया का जो प्रकार है वो कितने होते हैं? वो होता है 2। एक होता है दस्तावार एनीमा, एक होता है प्रतिधारित एनीमा जिसको रिटेंड एनीमा भी कहते हैं। अब दस्तावार जिसको इवैक्यूएंट कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार में
जो 500 ml की मात्रा होती है, और इसे लार्ज एनीमा भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन सा, एक साधारण हो गया, एक शीतल हो गया, एक औषधिकृत हो गया। तो शीतल जो हो गया ठंडा प्रदान करने के लिए, औषधिकृत हो गया जिसमें औषधियाँ डाली रहती हैं उसके लिए होता है, और साधारण जो होता है नॉर्मली जो लूज मतलब कॉन्स्टिपेशन के लिए होता है। और मेडिकेटेड में क्या होता है कि इनको मेडिकेटेड को निम्नलिखित भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, तो एक पहला है ऑयली एनीमा और दूसरा है प्रोगेटिव एनीमा जिसको मृदु विरेचक एनीमा कहते हैं। प्रतिधारित एनीमा जो होता है उसमें कि उद्दीपक एनीमा हो गया, पोषक एनीमा हो गया, प्रशामक एनीमा, संनग्ध कारक एनीमा और संवेदनहारी एनीमा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं प्रतिधारित के अंतर्गत आती हैं। और जो वो वाला है वैक्यूएंट वाला, उसमें स्वावरोधक एनीमा, कृमिनाशक एनीमा, वातहर एनीमा। तो अभी इनको हम डिटेल में जानते हैं ये क्या होता है। तो एनीमा का उद्देश्य क्या होता है, तो एनीमा का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि मल त्याग को प्रोत्साहित करना और कब्ज का उपचार करना, जैसे कि साधारण दस्तावार हो गया, जो जुलाब हो गया, इनका यूज इसमें किया जाता है। कठोर मल पदार्थ को नर्म करने हेतु, जैसे कि ऑयल का जो एनीमा दिया जाता है वो कठोर मल को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए होता है। औषधियाँ देने हेतु, जैसे सामक या मतलब औषधि देने के लिए सामक या शांतिदायक एनीमा दिया जाता है। आंतों की श्लेष्मा झिल्ली की सुरक्षा एवं प्रशमन हेतु उदाहरण प्रशामक एनीमा दिया जाता है। और आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने हेतु हेलिमेंथनाशक, जो आंत के जीवाणु होते हैं, अगर आपके हाथ में जीवाणु कोई पनप रहे हैं तो उसके लिए हेलिमंथ एनीमा दिया जाता है। गैसीय आत्मान से मुक्ति हेतु उदाहरण कार्बोनेटिव एनीमा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर बुनियादी स्वच्छता को के महत्व को समझाइए। तो स्वच्छता के जो महत्व होते हैं आपको भी पता है कि स्वच्छता रखने से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब नहीं आती घर में। तो यही सब कारण होता है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है, तो स्वच्छता के यही सब कारण होते हैं। तो स्वच्छता से तात्पर्य है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है, जैसे स्वच्छता, जल पीने का पानी, सीवेज, उपचार आदि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करने वाले सभी प्रभावी उपकरण और कार्य स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। स्वच्छता एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कई आम बीमारियां जैसे कि राउंड वार्म हो गया, संक्रमित लोगों के मल से फैलती है। यह सुनिश्चित करके कि लोग खुले में शौच ना करें, हमें ऐसी बीमारियों और यहाँ तक कि ई कोलाई जैसे अधिक गंभीर बीमारियों को भी पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश तो देखिए घर स्वच्छता के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जैसे कि सकारात्मक वातावरण रहता है, पॉजिटिव, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे कि उसमें कि तनाव मुक्ति, स्वच्छ घर मन को शांत रखता है और तनाव को कम करता है। आपका घर जब साफ सुथरा रहता है, आप खुद देखते होंगे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वहीं जब आपके घर बिखरे रहते हैं, इधर उधर सारे सामान रहते हैं, तो आपको भी जैसे बहुत अजीब सा फील होता है ना। मुझे तो फील होता है, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, आपको भी फील होता होगा। आत्मविश्वास, स्वच्छता से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। जैसे कि अभी आप ही देखिए, किसी दिन जब आपका घर साफ सुथरा रहता है तो आप यही कहते हैं हमारे घर मेहमान नहीं आते। जिस दिन आपका घर साफ सुथरा नहीं रहता उस दिन आपके घर जरूर मेहमान आएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वच्छता रहता है तो आपके अंदर आत्मविश्वास रहता है, हाँ कोई भी आए। फिर हो गया सामाजिक प्रभाव, समाज में छवि, स्वच्छ घर का व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है। अगर आप देखते होंगे कि अपने आसपास में भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति है और अगर उसके घर साफ सफाई नहीं रहती तो आप उसके घर जाते हैं, सब लोग आपस में, औरतें अक्सर आपस में बात करती हैं, अरे उनके घर गए थे इतना गंदगी था कि देख के दिमाग ख़राब हो गया, गजब कैसे वो लोग रहते हैं। और अगर आप वहीं कहीं ऐसे लोग के घर जाते हैं जिसके घर खूब सफाई है तो आप भी आकर अपने घर पे, अपने परिवार में या फिर किसी न किसी को ज़रूर बताते हैं उनके घर गए थे, एक ही रूम था लेकिन सिवरी की कुटिया की तरह एक ही रूम को इतना अच्छे तरीके से सजाई थी कि एक मिट्टी नहीं दिख रही थी। तो वही होता है ना कि समाज में छवि, इसका कहने का मतलब यही है। स्वस्थ समाज, व्यक्तिगत स्वच्छता से समाज में स्वच्छता का भी प्रचार प्रसार होता है। तो मतलब जैसे कि अगर आप स्वच्छ तरीके से रहे, मैं बता नहीं रही हूँ कि मतलब मेरी मम्मी भी ऐसी ही हैं कि किसी के घर अगर जाती हैं तो खूब अच्छे तरीके से साफ़ सफाई हुआ रहता है। तो यही कहती हैं कि सिवरी की कुटिया की तरह घर छोटा ही था लेकिन इतना अच्छा तरीके से मतलब सजाई थी, इतना अच्छे तरीके से पूरा साफ़ सफाई करी थी। तो वही चीज़ें होती हैं कि प्रचार प्रसार, अगर हम लोग कुछ गंदा मतलब कर देते हैं तो कहेंगे उनको जाकर देखो देखो कितना साफ़ सफाई रखी है। तो इस वजह से इसलिए मैंने ये वो एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद है कि आर्थिक लाभ, तो स्वस्थ परिवार, जैसे कि
हेल्दी फैमिली, अगर स्वच्छता रहेगा तो जो ऐसी बात है कि सब कुछ स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति भी स्वस्थ रहेगा। समय की बचत होती है, तो जैसे कि स्वच्छता से समय की बचत होती है, जिसे अन्य उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आप जैसे स्वच्छता रखें आप सब कुछ तो आपको बीमारी नहीं होगी पहली बात तो ये इससे एक आपका समय बचा। और दूसरा जैसे कि कोई भी सामान आप कहीं भी रख देते हैं तो जो स्वच्छता रहेगा, जब हर एक चीज़ अच्छी जगह पे रहेगा तो आपको सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, जैसे इससे टाइम का भी बचत होगा। मानसिक स्वास्थ्य, जैसे कि गृह स्वच्छता से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि स्वच्छ और व्यवस्थित घर से रहने में हमें तनाव और चिंता की मुक्ति मिलती है। फिर उसके बाद सफाई की आदतें, जैसे कि रोज़ाना घर की सफाई करें, और खासकर फर्श हो गया, किचन, बाथरूम आदि, और झाड़ू पोछा जो होता है वो नियमित रूप से करें। सफाई के लिए कीटाणुनाशक का भी उपयोग कर सकते हैं। और रसोई की स्वच्छता मतलब खाना बनाने के बाद भी आपको सफाई करनी है, जिससे जो भी चीज़ें गिरी हुई हों वो सब साफ़ हो जाएं। फ्रिज की सफाई करो, डस्टबिन में जो भी चीज़ें गंदी निकले डस्टबिन में डालो, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हो गया कि पानी की स्वच्छता, पीने के लिए हमेशा साफ़ और फिल्टर किया हुआ पानी का उपयोग करें। पानी की टंकियाँ और बर्तनों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए, जैसे कि आप जिसमें पानी भरते हैं उसकी भी सफाई करनी चाहिए। बर्तनों को अच्छे से धोएं ताकि उनमें गंदगी और बैक्टीरिया ना रहे। तो ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए क्वेश्चन को लेकर। और जितने भी जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।